संवाद विद एके में आपका हार्दिक स्वागत है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे और कल 10 मार्च को रिज़ल्ट आने वाले हैं। 14 फरवरी से और 10 मार्च का यह सफ़र कई आशंकाओं, कई समाचार चैनलों के लिए नई नई बातें उजागर करने का रहा है। इस दौरान कई भिन्न भिन्न टीवी चैनलों के सर्वे रिपोर्ट्स भी आई हैं। उन सर्वे रिपोर्ट्स पर अगर हम गौर करें तो ये पाते हैं कि कुछ ने भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत दिखाया है और कुछ ने कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाया है। एक दो चैनल ने हंग असेंबली तक की बात की है, लेकिन हमारे जो चैनल संवाद विद एके ने अपना एक इंटरनल सर्वे किया है, यह सर्वे भी साइंटिफिक आधार पर किया गया है। उसके आधार पर हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड में हंग असेंबली नहीं बनेगी और भारतीय जनता पार्टी एक क्लियर मैंडेट के साथ 43 से 48 सीटें, जो कि चाणक्य का सर्वे भी है, उसका एग्जिट पोल भी है। और आज के समय में सन 2014 में जब चाणक्य ने अपने एग्जिट पोल को 100% सत्य साबित किया था, तो उनका एक अलग विश्वसनीयता बनी हुई है और ऐसा हमको लग रहा है। लेकिन यह तो एग्जिट पोल की बात है और अब हम एग्जैक्ट पोल की दहलीज पर खड़े हैं और कल 10-11 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनने जा रही है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं और हमारे बीच में हमारे पैनलिस्ट एडवोकेट इकबाल अहमद जी भी हैं और राजनीति के जानकार अरविंद किमोठी जी भी हैं। दोनों से हम उनके विचार भी लेंगे और उससे पहले मैं कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। उत्तराखंड में 65% के आसपास वोटिंग हुई और ये 65% का जो वोटिंग है, लगभग 2017 का ही ट्रेंड पुनरावृत्ति उसकी होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि आंकड़े सदैव आंकड़ों में धीरे धीरे चेंज होता है, ग्रेजुअली चेंज होता है, एकदम चेंज नहीं होता जब तक कोई बहुत बड़ी क्रांति या बहुत बड़ा असंतोष जो सरकार चल रही है उसके खिलाफ ना हो। तो ऐसा ही उत्तराखंड में ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगभग 12% से अधिक मतों का अंतर था। यह अंतर, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के दौरान भी 2 या 3% को तो कवर किया जा सकता है, 12% को कवर करना नामुमकिन होता है। लेकिन ये हमारी संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं पर भी कल शायद विराम लग जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिनको सेफोलॉजिस्ट कहते हैं या अन्य लोग कहते हैं, या कानाफूसी से जो बातें निकल कर आती हैं, उनमें भी दम होता है और उसी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है। अब यह निष्कर्ष परिणाम तक कितना पहुंचता है यह तो कल पता ही चल जाएगा। लेकिन तब तक जो स्थिति है उसके बारे में हमारे पैनलिस्ट, हमारे अतिथि आपको अपने विचारों से अवगत कराएंगे और उसके पश्चात हम जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे उससे अपने श्रोताओं को अवगत कराएंगे। मैं आमंत्रित करता हूं सर्वप्रथम इकबाल जी को कि वे अपने विचार बताएंगे और उसके पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा श्री अरविंद किमोठी जी को कि वो भी अपने विचार हमारे श्रोताओं के मध्य रखें। नमस्कार अनिल जी, आपने अपने YouTube चैनल संवाद विद एके में मुझको पुनः आमंत्रित किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा इस बात की हो रही है कि कल विधानसभा उत्तराखंड की जो चुनाव की रिजल्ट निकलेंगे उनमें क्या रणनीति चली आ रही है। अनिल जी देखिए, चुनाव होते ही 7 तारीख को जो इलेक्शन पूरे हुए, यूपी में भी हुए, लास्ट स्टेज के बाद जो विभिन्न चैनलों का एग्जिट पोल बाहर आया है, सब ने अलग अलग बातें बताई हैं। किसी ने भाजपा को आगे दिखाया है, किसी ने कांग्रेस को पीछे बताया है, किसी ने समाजवादी पार्टी को आगे बताया है। चर्चा हो रही है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में किन्हीं चैनलों ने बताया है कि कांग्रेस आगे आ रही है, कांग्रेस पूर्ण विजयी हो रही है, और वहीं चर्चा हो रही है कि भाजपा 43 से 48 सीट को लेकर चल रही है। मेरा मानना यह है कि जब बंगाल में इलेक्शन हुए थे अभी,
ममता बनर्जी की टक्कर भाजपा से खूब दिखाई दे रही थी, उसमें एग्जिट पोल ने जो बताया था कि भाजपा भारी बहुमत से जीत रही है और ममता बहुत पीछे रह जाएगी, लेकिन वो सभी एग्जिट पोल धराशायी हो गए, क्योंकि ममता पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई है, उसने सरकार बनाई है। भले ही वो अपनी सीट गंवा बैठी थी, वो कारण अलग रहा होगा। और ऐसे ही उत्तराखंड में जो चल रहा है मामला, इसमें मेरा ये मानना है जो आकलन हुआ है, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो रिजल्ट देखने को मिला है, कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना रही है। विचार इस बात का है कि कितनी सीटें प्राप्त करेंगी कांग्रेस और कितनी सीट प्राप्त करेंगी भाजपा, बाकी दल कितनी कितनी सीटें लेके जाएंगे, ये सोचने विषय है। कल 10 तारीख है, दोपहर तक रिजल्ट आ जाएगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो सीटें जा रही हैं वो 30 से लेके 38 के बीच में जा रही हैं और भाजपा सेकंड नंबर पे है और अन्य पार्टी 2000 सीट के अंतराल में रहेगी। इसी के साथ मैं अपनी राय ये दे रहा हूँ कि कल जो आने वाला दिन होगा वो कांग्रेस का होगा। धन्यवाद। नमस्कार कांडपाल जी, आपने अपने चैनल में, जैसा कि मैं देख रहा था, आपने 43 से लेकर के 48 के बीच में भाजपा को सीट दी है। अभी इकबाल जी ने 30 से लेकर के 38 के बीच में कांग्रेस को सीट दी है। सबका अपना अपना मत है और मैं देख रहा हूं कि प्रत्येक पार्टी का कार्यकर्ता जो चैनल उनको ज़्यादा सीट दे रहा है उस चैनल पर ज़्यादा भरोसा इस समय कर रहा है। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इस समय जो भी होगा 10 मार्च को रिजल्ट बड़ा अप्रत्याशित दिखाई देगा। लगभग उत्तराखंड में 14-15 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं या ऐसी दिखाई दे रही हैं जो बड़ी कांटे के टक्कर में हैं, जहां पर 1000, 1500, 1500, 2000 के बीच में हार जीत का अंतर दिखाई दे रहा है। और अगर पूरे भारत के अंदर राजनीति को अगर हम चुनाव विश्लेषण को देखें तो कांटे की टक्कर की जितनी भी सीटें होती हैं, सपोज अगर 15 सीटें हम मानते हैं, 15 सीटें हमारे पास ऐसी हैं जो कि 1500 से लेकर के 2000 के बीच में जा रही हैं, तो उनमें ऐसा संभव नहीं है कि 10 सीटें एक पार्टी को मिल गई कांटे की टक्कर में और 5 सीटें कांटे की टक्कर में किसी दूसरी पार्टी को मिल गई। वो 15 की 15 सीटें लगभग किसी एक ही पार्टी के पास जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ कि वो 15 सीटें या तो भाजपा ही ले गई या वो 15 सीटें पूरी की पूरी कांग्रेस के खाते में चलेगी, तो निश्चित बात है कि रिजल्ट एक अप्रत्याशित होगा और हो सकता है एक पार्टी को बहुत कम सीटों पर संतोष करना पड़े। जो चैनल एक हंग विधानसभा की बात कर रहे हैं, मुझे हंग विधानसभा दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत, और स्पष्ट बहुमत भी नहीं बल्कि हाथी जैसा विशाल बहुमत मिलने की संभावना मुझे लग रही है और एक पार्टी को उम्मीद से कम सीटें मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद। उत्तराखंड की हमने चर्चा कर ली, लेकिन अपने क्षेत्र विकासनगर, चकरौता और सहसपुर की चर्चा करनी भी ज़रूरी है। इसलिए मैं पुनः अपने अतिथि किमोठी जी को और उसके पश्चात इकबाल जी को आमंत्रित करूंगा कि वो चकरौता, विकासनगर और सहसपुर के बारे में भी अपने विचार से हमें अवगत कराएं। आपने चकरौता विधानसभा के बारे में बात की। चकरौता विधानसभा में प्रारंभ में प्रीतम सिंह जी काफ़ी बड़ी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे थे। लगभग ये माना जा रहा था कि प्रीतम सिंह जी इस सीट को आसानी से लगभग 20 से 25 हज़ार सीटों के बीच में 20 से 25 हज़ार के अंतर से जीत जाएंगे। और उसके बाद क्योंकि रामशरण नौटियाल जी के साथ उनके पुत्र जुबिन नौटियाल जी इस समय युवा दिलों की धड़कन बने हुए हैं, उन्होंने चुनाव प्रचार बड़े ज़ोर शोर से किया। और जब 20-25 हज़ार सीटों का 20-25 हज़ार वोटों का अंतर कहीं पर हो और उसके अंदर आप 5, 7, 8, 10 हज़ार वोटों तक मतदाताओं को अपनी तरफ लाने में सफल हो, तो ऐसा लगता है कि सीट बदल चुकी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जीत का अंतर कहीं ना कहीं रामशरण नौटियाल जी ने कम किया है, लेकिन सीट अभी भी मुझे कांग्रेस के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। जहां तक विकासनगर और सहसपुर विधानसभा का सवाल है,
दोनों ही सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की लहर मुझे पूरे चुनाव में कहीं ना कहीं दिखाई दी, और भाजपा का जीत का आधार यहां पर सिर्फ एक ही हो सकता है कि एक समय वो था कि जब आपने घर के मुखिया को अगर सपोज मैनेज कर लिया, घर का मुखिया को आपने मैनेज कर लिया, तो घर का मुखिया सिर्फ वोट ही नहीं देता था, बल्कि एक उसके परिवार के पीछे जितने लोग थे वो भी उसी पार्टी को वोट देते थे और एक लहर भी बनती थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं संदेह एक इस बात का भी होता है कि मुखिया तो मैनेज हो गया, लेकिन उसी के घर में जो 20-25 साल का लड़का है या उसकी 20-25 साल की जो बिटिया है, या कहें कि जो युवा वर्ग है, वो मैनेज हुआ या नहीं हुआ। कहीं ना कहीं युवा वर्ग में अभी भी मोदी और योगी की लहर काफी अंदर तक है, और अगर वो लहर भाजपा को वोट दिलाने में सफल हुई, जिसका मुझे काफी हद तक विश्वास भी है, तो सीटों के परिणाम बदल सकते हैं। तो अगर लहर को हम देखें तो लहर में दोनों ही सीटों पर मुझे कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है, और अगर युवा वर्ग ने भाजपा को वोट दिया होगा मोदी और योगी की लहर को देखते हुए, तो दोनों सीटें मुझे भाजपा में वापस आती हुई दिखाई दे रही है। धन्यवाद। जी अनिल जी, बात हो रही थी चकराता विधानसभा की, विकास नगर विधानसभा की और सैसपुर विधानसभा की, कि इनमें इन 3 सीटों में कौन बाजी मार के ले जा रहा है, भाजपा लेके जा रही है बाजी या कांग्रेस, या आप क्या कह रही है, वो दौड़ में है या नहीं। पूरे इलेक्शन में, पूरे चुनाव में यही देखने को आया है कि चकराता विधानसभा में प्रीतम सिंह दौड़ में थे, लेकिन वहाँ पर रामचंद्र जी जो पर्चा भरा है, जो टिकट लड़ा है, उनके बेटे ने वहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया मामला, अपनी मेहनत से, अपने क्या बोलते खर्च गया पुरुषार्थ से, और टक्कर वहाँ बराबर की दिख रही है। बात आती है विकासनगर विधानसभा की। यहाँ पे मुन्ना सिंह जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी पार्टी उनके साथ वितरघात हुआ है, उनके ही आदमियों ने, उनके ही चहेतों ने उनको पर्दे के पीछे से उनके लिए काम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में जो मुन्ना चौहान जी का मुस्लिम कट्टर वोट है, जो सिर्फ मुन्ना चौहान से जुड़ा है, उसको भी प्रभावित करता है, क्योंकि जो मुस्लिम वोट चाहे डकरानी का हो, चाहे नवाबगढ़ का हो या अन्य क्षेत्र का हो, वो सिर्फ मुन्ना चौहान से व्यक्तिगत रूप से जुड़ा है, और वो अपने वोट मुन्ना चौहान को दिए हैं। बात रही सैसपुर विधानसभा की, उसमें एक मुद्दा उछला था कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, कि कांग्रेस ने ये कहा कि जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद, हम इस क्षेत्र में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। उसने भी काफ़ी हद तक भाजपा को आगे किया है और कांग्रेस को पीछे किया है। जो केडर मतदाता कांग्रेस के थे, वो इस बात से थोड़ा पीछे हटे हैं कि कांग्रेस फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर चल रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, जबकि वास्तव में इस क्षेत्र में फिलहाल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वर्तमान समय में देहरादून में क्या और उत्तराखंड में क्या बहुत यूनिवर्सिटी हैं जहाँ मुस्लिम बच्चे या मुस्लिम अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षित करा सकते हैं, उनको अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। इसी कारण अब जो टक्कर हो रही है इन सीटों में, वह भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान जी बराबर की दौड़ में चल रहे हैं। रिजल्ट कल कुछ भी हो सकता है। जो संभावना नौपरबाजी चल रही थी जीतने की, थोड़ा अब धुबिल पड़ रही है। सहदेव पंडित जी की हालत थोड़ी नाजुक चल रही है, शायद वहाँ कांग्रेस ही बाजी मार के ले जाएगी, और इन 3 सीटों में 2 सीटें कांग्रेस को जा रही है और 1 सीट भाजपा में जा रही है। धन्यवाद इकबाल जी, धन्यवाद किमोठी जी। आप दोनों ने हमारे बीच में एक बहुत सुलझे हुए अतिथि के रूप में अपने विचार प्रकट किए। इकबाल जी ने जहां उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई, वहीं किमोठी जी ने बहुत ही एक सुलझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह उलझे हुए प्रश्नों का उलझा हुआ उत्तर दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि किसकी सरकार आ रही है। उन्होंने इशारों में कहा कि एक को बहुत ज़्यादा बहुमत मिल रहा है और एक 25 तक सीमित रह रहा है। आपका आकलन
किस आधार पर है यह आपने बताया। जहाँ तक इकबाल जी की बात है, क्योंकि चुनाव कैंपेनिंग के दौरान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर हम दोनों का कैंपेनिंग को देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया अब की बार 60 पार। वहीं कांग्रेस में यह साहस इलेक्शन के दिन से इतना साहस नहीं था कि वह यह बोले कि अब की बार 60 पार। यह बात मतदाताओं तक भी पहुंची। आप क्योंकि कांग्रेस के समर्थक भी हैं और समर्थक की हैसियत से हमारे पैनल में मुख्य अतिथि के रूप पर आए हुए हैं, आपने उनको 30 से 38 तक, अधिकतम सीट 38 बताई और सरकार बनाने के लिए 35 चाहिए होते हैं। और जो ये 3, 4, 5 सीट का ऊपर नीचे होता है, ये बिल्कुल पासिंग मार्क्स के ऊपर 33% वाली आपने स्थिति कांग्रेस की बताई है वास्तव में। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार था वह इतना एग्रेसिव था कि उन्होंने पहले से ही 60 पार किया है। और लेकिन आज अगर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी समर्थक से बात करते हैं तो वह आसानी से 40 तक आ जाता है, क्योंकि तैयारी तो 100 की होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है, परीक्षाएं देते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट होता है वो अंतिम होता है। तो भारतीय जनता पार्टी वालों का जो मोरल है इतना ऊपर हो रखा है कि वो 40 मान के चल रहे हैं। अब रही जहां तक बात अपने इस क्षेत्र की, जिसमें 3 सीटें आती हैं, चकरौता, विकासनगर और सहसपुर। जहां तक हमारा आंकलन है, हमारे चैनल ने चकरौता की सीट कांग्रेस को बहुत आसानी से कांग्रेस की झोली में आती हुई बताई थी, लेकिन चुनाव के दिन के बाद से जो कानाफूसी चकरौता की सीट पर हो रही है वह एक अप्रत्याशित रिजल्ट के रूप में सामने आ सकती है। कई लोगों का मानना है कि वहां पर रामशरण नौटियाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है और कहीं वो अप्रत्याशित तरीके से इस सीट को जीत भी सकते हैं। और कई लोगों ने तो यहां तक आकलन किया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के 2 ध्रुव बन चुके हैं, हरीश रावत ध्रुव और प्रीतम सिंह ध्रुव, और इन दोनों ने एक दूसरे की खूब टांग खिंचाई इस चुनाव में की है। अब सत्यता क्या है यह तो कल परिणाम आने के बाद ही पता चलेगी। जहां तक विकासनगर की सीट का सवाल है, विकासनगर और सहसपुर, इन दोनों का मतों का जो आकलन है वह तकरीबन एक जैसा है, क्योंकि ध्रुवीकरण का इन दोनों सीटों पर बहुत प्रभाव पड़ा है। दोनों सीटों में, चाहे मुन्ना सिंह चौहान जी की विकासनगर की सीट हो, चाहे सहदेव पुंडीर की सहसपुर की सीट हो, दोनों का मुस्लिम मतदाताओं पर कम से कम एक वर्ग पर, जिसकी तादाद कम से कम 3, 4, 5, 6 हज़ार तक आती है, एक बहुत अच्छी पकड़ है। इसका क्या उनको लाभ मिल पाता है? और लोगों का कहना है कि शायद उनको इसका लाभ मिलेगा। भीतरघात की जहां तक बात है, दोनों पार्टियों में थोड़ा बहुत भीतरघात भी हुआ है। अब यह देखना है, क्योंकि चैनल का जहां तक आंकलन है उसके अनुसार दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को आसानी से मिलती हुई नजर आ रही हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्ट मेजॉरिटी की तरफ आ रही है। अब देखना यह है कि कल एग्जिट पोल पर विराम लगेगा और एग्जैक्ट पोल आएंगे और किस प्रकार जो है उत्तराखंड में नई सरकार आती है। तो इस प्रकार हमारा यह आंकलन, हमारा चैनल पुनः 43 से 48 सीटों को उत्तराखंड में दिखा रहा है। अब देखना यह है कि हमारा जो आंकलन है वो कितना सटीक बैठता है, कितना सही बैठता है। इस प्रकार हम सभी दलों को शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं कि आप उत्तराखंड के लिए अच्छा कार्य करें, जो भी सरकार आए उत्तराखंड की जनता के हित में कार्य करे। धन्यवाद।